हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्की सैन और आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि आपका प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर आने वाला है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसकी हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको डेली नए वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको बाल विकास से संबंधित वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका मैथ्स का जो पेपर है उसमें, ठीक है, वर्ग 3 में जो आने वाला है उससे संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि आपका वर्ग 2 में, ठीक है ना फ्रेंड्स, वर्ग 2 में जो पेपर आए हुए थे उनको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वर्ग 2 में किस तरह के आपके प्रश्न बने थे, किस तरह के प्रश्न वहाँ पे आए हुए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, उन सभी को हम हल करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आगे आने वाला जो आपका पेपर है वर्ग 3 का, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें आज का हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का पहला पेपर है जो कि 16 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसकी जो पेडागोजी थी उसका हम सेक्शन आज कर रहे हैं कंप्लीट। तो देखें जरा किस तरह के प्रश्न आए थे और इन्हें किस तरह से सॉल्व करना था। देखिए फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखें फ्रेंड क्या दिया हुआ है। बाल केंद्र शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक। तो देखें फ्रेंड्स, बाल केंद्र शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक उन्होंने पूछा है। तो एक बात आप लोग ये ध्यान रखें कि जो आपका एनसीईआरटी है उसका जो करिकुलम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उन्होंने पहले ही बोल के ये डाला हुआ है कि जो भी हम पाठ्यक्रम बनाएंगे वो बाल केंद्रित ही होगा। तो इन्होंने पूछा है कि कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो कम महत्वपूर्ण हमें कारक बताना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका आंसर होगा वो है तो सही महत्वपूर्ण, लेकिन हमें क्या है वो देखना है कि कम महत्वपूर्ण कौन सा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, कैंसिल करते हुए इनका आंसर लेके आना है कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये आंसर होते हैं। तो देखिए हम करके देखते हैं। पहला है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये महत्वपूर्ण कारक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा देखें, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी महत्वपूर्ण कारक है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है आपका। और चौथा है मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल पे ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जो छोटे छोटे बालक होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उनकी जो रुचियाँ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल पर बहुत थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान तो दिया जाता है लेकिन कम ध्यान दिया जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। देखें जरा, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो देखें जरा, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रटे होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन कि मानव जाति में अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या होता है फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड। ठीक है ना, तो किस तरह से आप ये वितरित होना चाहिए, तो ये हमेशा सामान्य क्रम में वितरित होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। इस तरह का सीधा प्रश्न आएगा, आप लोगों को सीधा बताना है कि वितरण सामान्य होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। देखें, वितरण सामान्य होता है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है फ्रेंड्स आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि किस तरह से वितरित है, सामान्य रूप से। ठीक है ना, कुछ बच्चे इसमें विषम पूर्णता से या फिर अव्यवस्थितता या विविध पूर्णता से लगाए थे, वो गलत है। ठीक है ना, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो इसे स्कीमा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल इसका आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान के चलो मैं कोई मैथ्स का टॉपिक है उसे पढ़ता हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी मैथ के टॉपिक को पढ़ता है, तो मेरा तरीका अलग है उसे पढ़ने का और उस व्यक्ति का पढ़ने का अलग है उसे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्या है कि मेरे तरीके और उसके तरीके में जो डिफरेंस है वही हमारा स्कीमा होता है। ठीक है ना, उसे स्कीमा बोला जाता है। किसी चीज़ को अलग तरीके से करने की जो प्रवृत्ति है उसे ही स्कीमा बोला जाता है। चलिए देखें आंसर, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। 15 बच्चों की कक्षा में यहाँ आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण किस तरीके से होगा। तो देखो फ्रेंड्स, आपको सीधा यहीं से साफ साफ दिख रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब हर बच्चे पे आपको अलग से निगरानी रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आपका देखें क्या हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हर बच्चे को देखकर ही पाठ्य योजना बनाई जा सकती है। चलिए देखें आंसर, देखें प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक ही आपका केंद्र होता है, केंद्र बिंदु माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डुई। बस आपको सीधा रटना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है, सीधा आपको आंसर पता होना चाहिए, जॉन डुई। ठीक है ना, चलिए देखें, ये देखिए फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 6 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। तो पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है फ्रेंड्स, स्कीमा नाम दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, जब भी पियाजे आ जाए उसने स्कीमा के बारे में स्टेटमेंट दिया है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, क्या होगा कि जब भी कोई बच्चा होगा और बच्चे को हम डिस्कवरी या फिर उसे खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अगर हम उसके शिक्षक हैं तो हम उसके समन्वयक के रूप में काम करते हैं। कैसा, फैसिलिटेटर। ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड्स, हम उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, समन्वयक के रूप में काम करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना ऐसे। आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा का महत्व क्या है या फिर ये काय से संबंधित है, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। दूसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है शिक्षकों के लिए नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है ना, विशेष शिक्षा बच्चों के लिए होती है। प्रतिभाशाली लोगों के लिए कार्यक्रम, लोग नहीं होता फ्रेंड्स, बच्चों के लिए होगा। और चौथा है आपका विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है ना, तो ये विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। जितने भी आपके विशेष शिक्षा होती है ना, स्पेशल एजुकेशन, वो विकलांग बच्चों के लिए रहती है। तो आंसर चेक करें, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्या दिया हुआ है। बुद्धिमत्ता डैश दिया है आगे। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना कि जो आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, वो आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि यहाँ पे बोला है कि बुद्धिमत्ता, कौन सी बुद्धिमत्ता, उच्च बुद्धिमत्ता। ठीक है ना, तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जिसकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा होगी उसका जो विकास होगा वो भी तीव्रतर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस ये आपको याद रखना स्टेटमेंट। चलिए ये देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करता है। तो इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स कि अधिगम, ठीक है ना, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग, सीखना। सिद्धांत जो है माता पिता की भूमिका को बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो माता पिता हैं बच्चे के लिए क्या होते हैं, ये प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी विधि होती है, वस्तुनिष्ठ विधि में मापा जाता है इसे। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। बस इतना सा याद रखना है फ्रेंड्स आपको। इसमें कौन सी विधि है, वस्तुनिष्ठ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। हमें लाभ देखना है कि परामर्श का लाभ क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, निर्देशन परामर्श का। तो भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, सही है। ठीक है ना, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने का मार्गदर्शन नहीं करता, गलत है ये। ठीक है ना, ये गलत बता रहा है, स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, तीसरा है परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाता है, ये भी गलत है, निर्भर नहीं होता। पहले को दबाना, गलत है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसे बौद्धिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है, काय से, आपके निर्देशन परामर्श में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लें। भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ऑर्थोटिक उपकरणों का या को मुख्य रूप से डैश के लिए डिज़ाइन किया जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, जो ऑर्थोटिक आपके डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे शरीर को सहायता देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनके शरीर के जो जोड़ होते हैं, ठीक है, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। जैसे कि घुटने का जोड़ होता है, कमर का जोड़ होता है, ठीक है, कंधे का जोड़ होता है आपका, ठीक है ना, गर्दन का जोड़ होता है। तो इनमें क्या होता है कि एक समय के बाद इनमें ढीलापन आ जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, इनके जो शरीर के जो जॉइंट हैं वो दर्द करने लगते हैं। तो जो ऑर्थोटिक आपके उपकरण हैं वो इन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन पे कम जोर पड़ने देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रोगी होता है, जिससे परेशानी हो रही होती है, उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें हमारा आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखें, शरीर के अंगों को समर्थन देना। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आंसर चेक करें, शरीर के अंगों को समर्थन देना। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो देखें फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला है कि छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक और होते हैं, ये दो रहते हैं फ्रेंड्स, एक होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये दोनों रहते हैं। निदान में क्या होता है फ्रेंड्स, निदान में उस
बच्चे की समस्या पता की जाती है कि इसे क्या समस्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पता करना या फिर उसके बारे में जानना कि इसे क्या समस्या है, उसे बोलते हैं निदान। और एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या होता है फ्रेंड्स, कि बच्चे की समस्या निदान करने के बाद मतलब पता करने के बाद उसे उपचार देना। उपचार मतलब उस समस्या को हल करना, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं उपचारात्मक। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आकलन को बोला जाता है निदान, ठीक है ना फ्रेंड्स, आकलन को बोला जाता है निदान। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि उसका समाधान के लिए किया जाता है उपचार, ठीक है ना, आकलन की जगह अगर यहाँ पे आ जाता क्या कि छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में उसका समाधान को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता हमारा आ जाता उपचार, ठीक है ना। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहलबर्ग के अनुसार पारस्परिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये आपका देखें कौन सा आ सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, समाजमिति, सहानुभूति और विवेक, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इस नैतिकता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक, सहानुभूति और विवेक। क्वेश्चन नंबर 16 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स देखें, पहला है वेतन, ये वेतन आपका बाह्य प्रेरणा है, ठीक है ना। दूसरा है प्रशंसा, प्रशंसा भी बाह्य है। जुनून, फ्रेंड्स जुनून आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये जुनून क्या है आपकी आंतरिक प्रेरणा है। और पदोन्नति ये भी बाह्य प्रेरणा है। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जुनून जो है ये आंतरिक प्रेरणा है, अंदर से आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। तो देखें फ्रेंड्स क्या सत्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखें, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। सही है बिल्कुल, ठीक है ना, कि जब भी ऐसा कभी बनेगा क्या कि जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त होते हैं तो क्या होता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। सही है, चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका वस्तु स्थायित्व का नियम, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि कोई भी वस्तु है वो तब भी होती है जब वह आप चाहे देख रहे हो या फिर ना देख रहे हो या फिर अनुभव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तभी वो वस्तु अस्तित्व में रहती है। चलिए आंसर चेक करें, ये होता है वस्तु स्थायित्व, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें रहा क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या दिया हुआ है। प्रश्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने डैश के महत्व पर जोर दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले इसमें याद रखना है क्या कि जो प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है ना, जो अधिगम सिद्धांत है वो थार्नडाइक का है। दूसरा उन्होंने पूछा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, आपका फैक्ट है, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक है, ठीक है ना। आप लोग अगर देखेंगे कि व्यवहारवाद के सिद्धांत क्या है तो उनमें से ये 2 हैं, कौन से, दंड और प्रोत्साहन भी इसी के घटक होते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे घटक हैं फ्रेंड्स, ये 2 यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चले क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या दिया हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो विविध प्रदर्शन पर कार्य करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका उपयोग करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चले देखें आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। OCD का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, OCD का अर्थ क्या है। तो ये होता है फ्रेंड्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक स्लाइड दिखेगी, उस स्लाइड में इससे संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी और मिल जाएगी। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ये याद रखें क्या कि समान लिंग मित्रता क्या होती है, ये हमेशा आपकी किशोर अवस्था में शुरू होती है। तो ये दोनों तो पहले आपके कट जाएंगे, ठीक है, बचे 2 कि प्रारंभिक या मध्य में। तो फ्रेंड्स ये आपकी होती है प्रारंभिक किशोर अवस्था से शुरू होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और प्रारंभिक किशोर अवस्था का अवधि काल क्या होता है फ्रेंड्स, किस वर्ष में ये शुरू होता है आपका, ये होता है 12 वर्ष से, ठीक है ना। अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग वर्ष बताएं। अगर इसका हम एक ओवरऑल देखें तो ये 12 वर्ष और 13 वर्ष के बीच में से शुरू हो जाती है। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे जाना जाता है आपका ढलनशीलता, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या जाना जाता है, ढलनशीलता, कि उसमें ढलने लायक है या नहीं, वो उसे अपने अंदर उसे ढाल सकता है या नहीं। चलिए
आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ढलनशीलता, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ प्रवृत्त होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका IQ 140 या अधिक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 140 या अधिक। लेकिन देखें फ्रेंड्स, इसमें 140 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ एक मिल रहा है आपका कौन सा, 130 या अधिक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा घुमाकर ऑप्शन दिए हैं, आपको समझना है बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होता है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है, प्रतिक्रिया सीखी जाती है, ठीक है ना। तो देखें इसमें कौन सी सीखी जाती है, इसमें सीखी जाती है फ्रेंड्स आपकी वातानुकूलित प्रक्रिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। काय में सीखी जाती है, शास्त्रीय अनुबंधन में, ठीक है, वातानुकूलित की प्रक्रिया सीखी जाती है। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका, देखें कौन सा, तुलनात्मक, विकासात्मक, सांख्यिकीय और मनोविश्लेषणात्मक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विकासात्मक विधि है ये सर्वोत्तम विधि है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है। तो इसका हम विकासात्मक विधि से देखा जा सकता है, सर्वोत्तम तरीका है जिससे पता चलता है कि उसका विकास हो रहा है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिक्षेप है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिक्षेप है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है और ये किसकी है, अब्राहम मास्लो की, ठीक है ना। चलिए आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बिल्कुल आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने की मदद देती है। बहुत ईजी फ्रेंड्स, क्या दिया है कि जानकारी मान्य कब होती है, जब उसका मूल्यांकन हमारे पास होता है, बस खत्म, ठीक है ना। उसका अगर हम मूल्यांकन कर लें तो मूल्यांकन से वो जानकारी कैसे हो जाती है फ्रेंड्स, वैलिड हो जाती है, मान्य हो जाती है। चलिए ये देखें फ्रेंड्स, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारस्परिक अधिक पाया जाता है, ठीक है, इसमें अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। जो पारस्परिक आपका सहयोग है, ठीक है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अमंग द फॉलोइंग म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये टीम भावना में पाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो टीम होती है उनके अंदर पारस्परिक सहयोग का भाव जो होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है, ठीक है। हालांकि समूह, समाज, कक्षा वगैरह इनमें भी तो पाया जाता है, लेकिन जो टीम आपकी भावना होती है वो सबसे ज़्यादा उसमें सहयोग की भावना पाई जाती है। चलिए देखें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलें फ्रेंड्स, आज के जो 30 क्वेश्चन थे हमारे बाल विकास के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये मैं सीरीज इसलिए चला रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये जो आपके वर्ग 2 में आपके जो पेपर आए हुए थे, ठीक है ना, उनके जो आपके बाल विकास का सेक्शन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें से जो आपका हिंदी का है, विज्ञान का है, ठीक है, समाज विज्ञान का है, गणित का है, इंग्लिश का है, वो सेक्शन भी हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी शुरुआत में हम सिर्फ इसकी बाल विकास को ही टारगेट करके चलेंगे। इसकी बाल विकास जो है, बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान बाल विकास में होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम बाल विकास को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो कि आपको वर्ग 3 में होने वाले पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सर्कुलेट करने की कोशिश करें, जिससे क्या हो कि आपके जितने भी भाई बहन हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आज बता लेते हैं फ्रेंड्स हम